स्वागत है सभी का। देखिए, इस वीडियो में हम ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज को समझने वाले हैं। इसके बाद आपका पर्यावरण के सेक्शन में कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पेडागोजी सेक्शन देखेंगे, साथ ही साथ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। एमसीक्यू की प्रैक्टिस ऐसे करेंगे, उसमें आपका पर्यावरण का कंटेंट के क्वेश्चन, साथ ही साथ पेडागोजी के क्वेश्चन, इन सबको सम्मिलित करके मिक्स करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। चलिए अभी समझते हैं ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें मेनली आपको दो टाइप पढ़ने होते हैं। जिसमें पहला है गैर नवीकरणीय, दूसरा है नवीकरणीय। गैर नवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल, इसे बोले जाते हैं परंपरागत कन्वेंशनल। ये क्या होते हैं? तो ये सीमित संसाधन है जो समय के साथ समाप्त हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल है जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स और परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। इसी में गैसेस भी आता है, इसको भी आपको याद रखना है। गैसेस भी क्या है? तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। उसके बाद नवीकरणीय रिन्यूएबल, ये क्या है? तो इसे गैर परंपरागत नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज भी कहा जाता है। इसमें कौन आता है? तो देखिए, ये संसाधन प्राकृतिक रूप से पुनः भरे जा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। ये सभी कैसे होते हैं? तो रिन्यूएबल होते हैं, नवीकरणीय होते हैं और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं। इनके एग्जाम्पल बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कभी भी पूछा जाता है तो एग्जाम्पल को ही दे दिया जाता है और पूछ दिया जाता है कि ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है या गैर परंपरागत स्रोत है, नवीकरणीय संसाधन है या अनवीकरणीय संसाधन है, ऐसे करके पूछा जाता है। तो आपको एग्जाम्पल को अच्छे से दिमाग में बसा के रखना है। चलिए आगे समझते हैं कोयला। कोयला के बारे में आप याद रखेंगे, इसे ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। जिसमें आपको चार टाइप पढ़ना है। पहला है पीट, तो इसमें कार्बन कम से कम कितना होता है? तो 40% कम से कम कार्बन होता है। यह कोयले के निर्माण का पहला चरण है। उसके बाद दूसरा आता है लिग्नाइट, इसमें कार्बन की मात्रा होता है 65%। इसे ब्राउन कोल भी कहा जाता है। नमी अधिकतम होता है और कम गुणवत्ता वाला ये होता है। उसके बाद इसी में है बिटुमिनस, इसे सॉफ्ट कोल भी कहा जाता है और कार्बन की मात्रा कितना होता है इसमें? तो 65 से 85%। घरेलू और औद्योगिक उपयोग हेतु इसका इस्तेमाल किया जाता है। चौथा है एंथ्रेसाइट, जिसे ब्लैक कोल भी कहते हैं। कार्बन की मात्रा इसमें होता है 85 से 95%, अधिकतम होता है और सर्वोत्तम गुणवत्ता इसी की होती है और ये कम धुआं करता है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। मेन चीज़ इसमें क्या है? तो इसका परसेंटेज, इसके परसेंटेज को पूछ दिया जाता है कि बिटुमिनस में कितने प्रतिशत कार्बन होता है, तो आपको ये परसेंटेज बताना पड़ेगा। और साथ ही साथ इसका नाम, लिग्नाइट का ब्राउन कोल, एंथ्रेसाइट का ब्लैक कोल और बिटुमिनस का सॉफ्ट कोल। तो ये नाम भी आपको पता होना चाहिए, साथ ही साथ ये परसेंटेज आपको क्लियर होना चाहिए। एक पॉइंट यहाँ पे है, कोल टार भी कोयले से प्राप्त होता है, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बारे में याद रखेंगे एक पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट। पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? तो ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। साथ ही साथ एक चीज़ में और याद रखेंगे, इसे कहा जाता है लिक्विड गोल्ड। ब्लैक गोल्ड के साथ और क्या कहा जाता है? तो और कहा जाता है लिक्विड गोल्ड। इसे भी आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए लिक्विड गोल्ड कौन सा है, तो आपको बताना है पेट्रोलियम। ब्लैक गोल्ड पूछा जाए तो पेट्रोलियम। क्लियर है? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो पेट्रो प्लस ओलियम, पेट्रो का मतलब चट्टान और ओलियम का मतलब तेल, इससे क्या बना? पेट्रोलियम बना। इसकी प्रक्रिया प्रोसेस क्या है? तो आंशिक आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा इसे शुद्ध किया जाता है। मुख्य उत्पाद प्रोडक्ट कौन कौन से है? पेट्रोलियम उत्पाद अगर पूछा जाए तो गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, पैराफिन वैक्स और पेट्रोलियम जेली, बिटुमेन, एस्फॉल्ट सड़क निर्माण हेतु। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं? ये सभी मुख्य रूप से क्या है? तो ये है पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इसी में से दो तीन को दे दिया जाता है ऑप्शन में और पूछा जाता है कि कौन कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है या कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है। तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए, ये नाम आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं गैस, जिसमें पहले भाग में हम समझेंगे एलपीजी, जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आपको तो पहले इसका फुल फॉर्म ही पता होना चाहिए। इसका घटक क्या होता है? तो इसका मुख्य घटक होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। उपयोग क्या है? तो रसोई गैस हेतु इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर इसका रिसाव हो जाए उसका पता लगाने के लिए इसमें एथाइल मर्कैप्टन मिलाया जाता है। जब भी आपके किचन में से एलपीजी गैस लीक होता है, सिलेंडर से बाहर निकलता है, तो एक स्मेल आता है। स्मेल एक्चुअल में प्रोपेन और ब्यूटेन का नहीं होता, वो किसका होता है? एथाइल मर्कैप्टन का।
एथेनथायोल भी कहा जाता है इसे। तो एथाइल मर्केप्टन और एथेनथायोल दोनों को आपको याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद हम समझते हैं सीएनजी, जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका मुख्य घटक होता है मीथेन और इसका उपयोग कहाँ होता है तो वाहनों में होता है, ऑटोमोबाइल्स में। इसकी विशेषता क्या है, पर्यावरण के अनुकूल, इको फ्रेंडली है और कम प्रदूषण करता है, इसीलिए आजकल कार में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत दिन पहले से चालू हो गया है ये सिलसिला और अभी भी कार में सीएनजी का इस्तेमाल किया जाता है एज अ फ्यूल, ईंधन के रूप में। क्लियर है। चलिए कुछ चीज़ों को और समझते हैं। फिर आपको समझना है पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस। मुख्य घटक क्या है तो मीथेन, रसोई में पाइपलाइन के माध्यम से इसका उपयोग किया जाता है। फिर है मीथेन CH4 स्रोत, मार्श गैस, धान के खेत, आर्द्र भूमि, मवेशियों का मुंह, जुगाली, गोबर और सीवेज, इन सब से क्या मिलता है तो मीथेन गैस मिलता है, इसे आपको याद रखना है। अन्य गैस में वाटर गैस, वाटर गैस क्या होता है, CO के साथ हाइड्रोजन मिल जाए तो वाटर गैस। प्रोड्यूसर गैस कौन होता है तो CO के साथ अगर नाइट्रोजन मिल जाए तो प्रोड्यूसर गैस। दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर समझते हैं परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। अब देखिए ईंधन कौन कौन से है तो एक है यूरेनियम, एक है थोरियम, एक है पोलोनियम। महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं क्या होता है इसमें तो एक होता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन क्या है, फिजन क्या है, न्यूक्लियर फिजन क्या है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, पावर प्लांट्स में ऊर्जा उत्पादन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नाभिकीय संलयन क्या है, देखिए ये क्या है, सूर्य और तारों का जो ऊर्जा है वो मुख्य स्रोत होता है इसका। तारों मतलब ये तार वाला तार नहीं, ये स्टार वाला तार है। सूर्य मतलब यहाँ पे सन है और तार मतलब यहाँ पे स्टार है। तो ये दोनों ही क्या होता है, इसके ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। क्लियर है, आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी कौन कौन से होते हैं, वे स्रोत जो प्राकृतिक रूप से फिर से भरे जा सकते हैं। इसको हमने आपको कुछ देर पहले ही बताया था, एक बार इसको आप और समझ लीजिए। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, इन्हीं सब चीज़ों को हमने आपको बताया था। फिर है भारत में ऊर्जा परिदृश्य, एनर्जी इन इंडिया, इसे आपको समझना है। सौर ऊर्जा की अगर हम बात करें तो इसमें शीर्ष राज्य कौन सा है, राजस्थान। तकनीक क्या है, PV सेल्स। PV का फुल फॉर्म क्या होता है, फोटोवोल्टाइक, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका ISM मुख्यालय कहाँ है तो गुरुग्राम, हरियाणा में। पवन ऊर्जा की बात करें तो इसका संस्थान कहाँ है, NIWE, चेन्नई। NIWE का फुल फॉर्म क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है इसको, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी। सबसे बड़ा फॉर्म कहाँ है, मुपंडल, तमिलनाडु में। और यहाँ भी कहाँ तो कन्याकुमारी में। मुपंडल में कहाँ तो कन्याकुमारी में, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। वैश्विक अग्रणी जर्मनी है और पवन का देश किसे कहा जाता है तो डेनमार्क को कहा जाता है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको NIWE का फुल फॉर्म याद रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी। क्लियर है। चलिए फिर आगे समझते हैं वैश्विक लक्ष्य और भारत, ग्लोबल गोल्स एंड इंडिया, इसे भी आपको समझना है, यहाँ सभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जिसमें पहला है MDGs, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, इसमें 8 लक्ष्य थे जो 31 दिसंबर 2015 को समाप्त हो चुका है। उसके बाद आता है SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसमें 17 लक्ष्य, 169 टारगेट्स, जनवरी 2016 से 2030 तक। इसमें प्रारंभिक लक्ष्य कितना था तो 175 गीगावाट कुल, जिसमें 100 गीगावाट 100 GW सौर, 60 गीगावाट पवन और इसके अलावा और भी थे इसमें, जैसे 10 गीगावाट बायोमास एनर्जी और 5 गीगावाट स्मॉल स्केल हाइड्रो पावर प्लांट, ये सब चीज़ें इसमें शामिल था। इंडिया 2022 इसका संशोधित लक्ष्य कितना है तो 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य, इसे आपको याद रखना है, मेन इसी को पूछा जाता है एग्जाम में। संशोधित लक्ष्य कितना है SDGs का तो 500 गीगावाट। क्लियर है। ये GW का फुल फॉर्म होता है गीगावाट, जिसे हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। उसके बाद देखिए सारांश समझिए इसका ऊर्जा संसाधन का, जिसको आपको मोटे तौर पर याद रखना है, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। समरी, गैर नवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल, इसमें आपको समझना है कि जीवाश्म ईंधन जो कोयला पेट्रोलियम है ये कैसे हैं तो ये गैर नवीकरणीय है। अनवीकरणीय है, नॉन रिन्यूएबल है, परंपरागत सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसमें गैसेस भी आता है LPG, CNG और PNG। परमाणु ऊर्जा भी आता है, यूरेनियम, थोरियम और
पोलेनियम, ये PU नहीं, ये PO है, ठीक है। उसके अलावा नवीकरणीय रिन्यूएबल में आपको समझना है गैर परंपरागत सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें आता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास और भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और महासागरीय ऊर्जा। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने एनर्जी रिसोर्सेज ऊर्जा संसाधन को अच्छे से समझा एंड डेफिनेटली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी फैक्ट आपको पता चला होगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं और आपका कोई भी क्वेरी कोई भी सवाल हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। आगे हम प्रैक्टिस सेशन भी लाएंगे, उसके लिए आपको तैयार रहिएगा, उसके लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।